हाँ भाई लाडलो, मेरे देश के भावी फौजियों सभी को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का अपना जो है अगला मॉडल पेपर आज रहने वाला है। लेकिन मॉडल पेपर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि 4 से 5 मॉडल सेट आ चुके हैं और लगभग अगर अलग अलग सब्जेक्ट के भी देखे जाएं तो लगभग 8-10 हो गए। मैं उसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से जो जो आपने नहीं देखे उनको देख लेना। और अगर आप मेरे प्लान के हिसाब से अगर तैयारी कर रहे हो, स्टडी प्लान के हिसाब से आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, तो आपने ये चीज जरूर की होगी कि जितने भी आपने मॉडल सेट सोल्व किए हैं उसमें जो पार्ट आपका वीक रह जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं बार बार, उसका सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है। मैंने हमेशा बोला था कि जो पार्ट आपका वीक रहे उसको आप नोट डाउन कर लेना कि यहां से मैं गलतियां बार बार कर रहा हूं और यहां से मेरे क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं। तो उसको आप जब नोट डाउन कर लोगे तो आपको करना सिर्फ इतना है कि कमेंट करके बताना है, सर मुझे मैथ में या जीके में या साइंस में आपका जो है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसमें किस टॉपिक को लेके मुझसे बार बार गलती हो रही है। सिर्फ वो टॉपिक बताना है, उस टॉपिक को एकदम डिटेल के साथ में जो है समझा दिया जाएगा और उसको एकदम शानदार तरीके से सोल्व किया जाएगा कि वहां से अगर एक भी क्वेश्चन उठता है तो आप वहां मात नहीं खाएंगे, आप अपने क्वेश्चन सारे राइट करके आएंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है आपको मॉडल सेट सोल्व करने का। जो पार्ट आपका वीक रह रहा है सिर्फ आपको कमेंट करना है, जो जो बालक कमेंट करेगा उसी का जो है टॉपिक का डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगला मॉडल पेपर अपना शुरू करते हैं। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हर टीचर के द्वारा शानदार तरीके से समझाया जाएगा। कोई भी डाउट होता है ना, आपको कमेंट करना है, तभी उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जिस भी टॉपिक के लिए क्लास चाहिए कमेंट कर देना, उसी टॉपिक की डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए पूरे आपके 50 क्वेश्चन शुरू करवा देते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फौजी लाइफस्टाइल पर। देखो, मेरा नाम है सुनील कुमार यादव, तुम्हारा बायोलॉजी का भाई। अब साफ सीधी बात बताऊं तुम्हें, देखो जितना तुम्हें पढ़ना था पढ़ चुके हो। फिर वही बात, सेल बायोलॉजी की तुम्हारी दोनों क्लासेस आज पूरी हो चुकी हैं। अब बात आती है तुम्हारे चौथे मॉडल सेट की। तो मॉडल सेट के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में लेके आता हूं हमेशा। फिर वही बात, फिर वही हाल, आज फिर से लेके आया हूं तुम्हारे पास वही 35 सवाल जो कि होंगे तुम्हारे पास बायो के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। 15-15 सवाल तुम्हारे बायो केमिस्ट्री के होते हैं और 5 सवाल वही इजी से सवाल आते हैं जो कि तुम्हारे नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में। तो आज फिर से वही 5 सवाल होंगे। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं आगे बायोलॉजी के सवालों की ओर। देखो, कुछ बातें होंगी वो मैं तुम्हें से लास्ट में करूंगा। अभी शुरुआत में बातें करके मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। सबसे पहले बात करते हैं अपन इन बायोलॉजी के सवालों की ओर। तो सबसे पहला सवाल देखो, मेरा हमेशा का तुम्हारा कहना है कि देखो जितने भी सवाल तुम देखते हो सबसे पहले सवाल देखो, उसके बाद ऑप्शंस देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो। जैसे ही तुम आंसर लगा लेते हो उसके बाद कमेंट के अंदर करके बताया करो कि कौन सा आंसर है। अब बात करते हैं इसके अंदर। ये पूछ रहा है कि इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इनमें से कौन सी वो ग्लैंड होगी जो कि जिसका नाम होता है एक मास्टर ग्लैंड, यानी कि जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी होगी। तो देखो, सबसे पहली बात एड्रेनल ग्लैंड होगी। क्या भाई एड्रेनल ग्लैंड होती है? नहीं होती। दूसरी बात आती है हाइपोथैलेमस की, जो कि होती है मास्टर और मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है तुम्हारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी होगी भाई? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगली बात आती है पेनक्रियास की, जो कि तुम्हारे होते हैं मिक्सोट्रोपिक, यानी कि मिक्स ग्लैंड होती हैं, यानी कि तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड भी होगी और तुम्हारी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होगी। इसके आप बाद में बात करूं तुम्हारे किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि होती है तुम्हारी मास्टर ग्लैंड। क्या होती है भाई? मास्टर ग्लैंड। यानी कि पहले ऑप्शन का आंसर चला जाएगा डी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी हाइपोथैलेमस की, किसकी? तो ये जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है ये तुम्हारा रेगुलेट करवाता है जितने भी फंक्शंस होते हैं। मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करवाएगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस, लेकिन कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करवाता है कौन? तुम्हारा हाइपोथैलेमस। तो मैं कहूं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, वो होगा कौन तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस। तो बड़ा ही शानदार सवाल यहां से पूछा जाता है कि मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? वो होगी तुम्हारी कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर बात आती है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? वो होगी तुम्हारी पिट्यूटरी। अब मैं तुमसे बात करूं कि पिट्यूटरी के काम क्या होते हैं, तो जिन भाइयों को पता है कि पिट्यूटरी के काम क्या होते हैं वो सारे के सारे कमेंट में लिख देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। तो मैं बात करूं, अगर तुम्हारी 2 पिट्यूटरी के भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और तुम्हारी होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों पिट्यूटरी कितने कितने हार्मोन सीक्रेट करती है, बस तुम मुझे इतना बता दो। कितना बता दो कि दोनों जो पिट्यूटरी हार्मोन्स करते सीक्रेट करती हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स और कितने हार्मोन सीक्रेट करेंगे, वो तुम मुझे बताओगे भाई। ठीक है, पहला सवाल में आया मजा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, मतलब कि पूरे संसार के अंदर जितना भी यानी कि प्राइमरी सोर्स होता है खाने का, कौन सा होता है भाई? यानी कि सबसे पहली चीज मैं बताऊं तुम्हें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो तुम्हारी एनर्जी लेते कहां से हैं, और खाना बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो होती कहां से भाई? देखो और फिर बताओ मुझे आंसर।
आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी तुम्हारे प्लांट्स होंगे, यानी कि जितनी भी पत्तियां तुम्हारी होंगी, वो अपनी एनर्जी यानी कि फूड बनाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें होती है सन की। कहां से होती है भाई? सन की। यानी कि जितनी भी सनलाइट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होगी और वहां से वो बनवाएंगी क्या? पत्तियां खाना बनाएंगी, जो कि हर्बीवोर्स वगैरह और जैसे भाई जो पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे से जो भी अपन को फूड मटेरियल मिलता है वो खाते हैं, तो क्या काम आएगा भाई साहब? यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कौन सा होगा? सनलाइट होगा। कौन होगा भाई? सनलाइट। कैसा लगा सवाल? अच्छा था सवाल। खैर, अब बात आती है एजी मार्क। देखो, एजी मार्क सुनते ही नाम तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि एजी मार्क की पहली बात तो फुल फॉर्म होती क्या है, किस चीज से रिलेटेड होती है और किन किन चीजों में काम आता है भाई। एजी मार्क का काम होता है, ये तुम्हारी होती है भाई साहब तुम्हारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या होती है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में काम आने वाली चीज कौन सी होती है भाई? तुम्हारी एजी मार्क होती है। क्या होती है? एजी मार्क। अब ये किससे रिलेटेड होती है? ये तुम्हारी जो खाने की क्वालिटी होती है या फिर खाने की प्योरिटी से बात करूं मैं, तो जितनी भी खाने की क्वालिटी होगी, क्या भाई? खाने की क्वालिटी। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूं खाने की प्योरिटी, यानी कि कितना खाना प्योर है, कितना गंदा है, कितना नहीं है, क्या इसमें टेस्ट है, क्या क्वालिटी है इसकी, वो सारी चीजें किस में आती है भाई साहब? तुम्हारे एजी मार्क में आती हैं। किस में आती है? तुम्हारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है। यानी कि मार्केटिंग करने के लिए जो कहूं तो मैं सीधी बात बताऊं तो मार्केटिंग करने के काम आती है। और किससे रिलेटेड होती है? यानी कि खाने की क्वालिटी से रिलेटेड होती है। तो जितने भी जहां भी ऑप्शन दिखे क्वालिटी, तो टिका दो आंसर, फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहला ही ऑप्शन है तुम्हारे पास गुणवत्ता, क्वालिटी। कैसा लगा सवाल? देखो, फिर से वही बात, इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, कुछ डाटाबेस सवाल मिलेंगे जिनका जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। वैसे तो मैं क्या कहूं, तो सीधी सीधी बात बताऊं तो ये तुम जीके का ही मान लो मेरे हिसाब से। तो एजी मार्क क्या होगी? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और किससे रिलेटेड होगी? क्वालिटी से रिलेटेड होगी। अगर मैं कहूं किन की क्वालिटी से रिलेटेड होगी, किन की क्वालिटी से, तो ये तुम्हारी होगी, जैसे कि मैं कुछ कहूं खाने से रिलेटेड, कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड यानी कि सब्जियों से रिलेटेड, और अगर मैं कुछ कहूं कुछ तेल वगैरह यानी कि ऑयल से रिलेटेड। क्या रिलेटेड होगा? वो तुम्हारी एजी मार्क होगी रिलेटेड। ठीक है भाई, जल्दी से देखो, छाप लो अपनी कॉपी में इसको। हाँ, तो अगले सवाल, चौथे सवाल की ओर बढ़ता हूं। और फिर बोलता है कि वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि हाउ इज द एज ऑफ ए ट्री डिटरमाइंड। यानी कि एक पेड़ की जो एज होती है, यानी कि उम्र होती है, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। यानी कि पेड़ कितने साल पुराना। अपन नहीं बोलते किसी बरगद के पेड़ को वो देख के बोल देते अरे लगभग ये 100 साल पुराना पेड़ होगा। तो उसको देख के अपन कैसे बता सकते हैं कि ये पेड़ इतने साल पुराना है? एग्जैक्ट डिटेल्स निकलती हैं उस चीज से। तो अगर मैं कहूं क्या उसके वेट को नाप पे अपन एग्जैक्ट डिटेल निकाल देते हैं? भाई आजकल तो बहुत भारी भारी पेड़ होते हैं, लेकिन होता है कि लाइक कोई 10 साल पुराना होता है, कोई 20 साल पुराना होता है। तो अपन ये देख के कह नहीं सकते कि वो जो पेड़ है वो इतने मतलब इस उम्र का है। क्या उसकी हाइट देख के? अब ऐसे तो जो सफेदा का पेड़ होता है, तुम्हारे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, जो कि इसकी बारे में तुम्हें बात कर चुका हूं यूकेलिप्टस की। अब बात करता हूं उसकी हाइट की। तो क्या वो जितना ऊंचा जाएगा क्या उसकी हाइट डिटरमाइन करेगा या फिर उसकी एज डिटरमाइन करेगा? नहीं करता। अब बात करते हैं सीधे आंसर की। तो उसकी एज डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर होता है भाई, वो होता है तुम्हारा उसकी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। अब ये होती क्या है? कभी तुमने एक पेड़ के कटे हुए तने को देखा होगा, तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लाइनिंग होती हैं। ये जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही उस पेड़ की उम्र होती है भाई। कितनी उम्र होती है? जितनी एनुअल रिंग्स होंगी उतनी ही तुम्हारे पेड़ की क्या होगी? एज होगी भाई। ठीक है भाई, अच्छा था सवाल ये। वैसे सवाल तुम्हारे मैं बताऊं तो तुम्हारी जितनी भी ये सेकेंडरी डेवलपमेंट्स थे उसके अंदर से जो प्लांट वाला जो चैप्टर तुम्हारा, उसके अंदर से अभी तो खैर हट चुका है एनसीईआरटी से, बाकी फिर भी तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम्हें याद करना है। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि द पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन दोनों में से कौन सा पेयर क्लियरिटी में, मतलब सारे ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे तुम्हें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे रखे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, उनका पेयर एग्जैक्ट सही है भाई। किसके अंदर? फूल के अंदर। ठीक है भाई, क्या एंड्रोसियम और गाइनोसियम? बिल्कुल सही बात है। ये वाला तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये वाला तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पहली बात तो अपन आंसर चला जाएगा, सिर्फ पहले बात करते हैं अपन ए की, तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा ए। हिंदी में कहा जाएगा पुमंग और जायम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। क्या एंड्रोसियम है? हाँ भाई है। क्या स्टाइल है? नहीं, स्टाइल तो नहीं है। स्टाइल तो पार्ट है। ठीक है, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यानी कि अपन कहूं, मैं कहूं तो तुम्हारे जो पार्ट होते हैं पिस्टिल के, वो कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है भाई, तीनों पार्ट होते हैं।
अब बात करता हूँ स्टाइल और देखो मैं कहता हूँ ये तुम देख लिए। सबसे पहली बात आंसर की ओर बढ़ते हैं, एंड्रोसिम और गाइनोसिम। क्यों टाइम वेस्ट करता हूँ, इजी सा सवाल है खैर इसमें। ठीक है भाई, 5वें का सवाल आंसर चला जाएगा ए। अब करते हैं आगे बात, और ये कहता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ हार्ट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन, यानी कि एक एडल्ट पर्सन के जो हार्ट होता है यानी कि दिल होता है, हृदय होता है, उसका वजन कितना होता है। ये होता है लगभग भाई साहब 250 से 350 ग्राम। कितना होता है भाई साहब? तो ऑप्शंस देखो और आंसर लगाओ। 300 ग्राम के आसपास। अपना जो एक्यूरेट आंसर तो खैर है ही नहीं, पर आंसर टिका हुआ एक्यूरेट क्या होगा भाई साहब तुम्हारा? 300 ग्राम। किसका वेट? हार्ट का वेट। देखो मैं कहता हूं जितने भी जो तुम्हारे ऑर्गन्स होते हैं ना, कौन कौन से ऑर्गन्स, यानी कि अगर मैं तुम्हारे कहूं कि ब्रेन का वेट कितना होता है, तुम्हारे लंग्स का वेट कितना होता है, तुम्हारे हार्ट का वेट कितना होता है, इवन तुम्हारी किडनीज का वेट कितना होता है, ये सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कहता है कि लिविंग बीइंग्स आर, यानी कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया दर्शाता है कि जो चीज जो तुम बात कर रहे हो जिसके बारे में वो सजीव है यानी कि लिविंग है। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस देखो, और वो कहता है कि जो सांस लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अपन ही ले लो ना, अपन सांस ले रहे हैं तो मतलब लिविंग हैं। पहली बात तो यही सही है। ठीक है भाई, अब बात करता हूं कि जो सांस नहीं लेते। अरे जो सांस ही नहीं ले रहा तो वो जीवित कहां से हुआ? नहीं हुआ। Those who are not alive, यानी कि जो जिंदा ही, अरे जो जिंदा ही नहीं है उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? जो जिंदा ही नहीं है तो सांस कैसे लेगा? क्या मरे हुए सांस लेते हैं क्या भाई? मुर्दों को कभी सांस लेते हुए देखा है? नहीं देखा। खैर चलो बात करते हैं जो who are inanimate। पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि इनएनिमेट होते क्या हैं? लगा कुछ? लगा सवाल को कुछ? अभी मैंने सेल बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर लिया था वहीं बताया था कि मैंने इनएनिमेट्स और एनिमेट्स होते क्या है भाई। इनएनिमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सेल क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है। और एनिमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। अब जब सेल ही नहीं होगी तो फंक्शन कौन करेगा, और फंक्शन ही नहीं होंगे तो वो लिविंग कैसे होगा? ठीक है भाई, कैसा लगा सवाल? अच्छा था। अगर कर दोगे क्राइटेरियाज के बेसिस पे तुम निकाल दोगे इसका आंसर, इजी था। खैर हाँ तो भाई अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कहता है कि इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा ये जो इटाई नामक बीमारी होती है वो होती है? ये होती है, देखो इटाई डिजीज के बारे में तुम्हें बताऊं कि ये होती क्या है। ये एक प्रकार की क्रोनिक डिसऑर्डर है भाई। क्या होती है? एक प्रकार की कैसी डिसऑर्डर है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं इटाई की, और इटाई की दूसरी चीज की बात करूं मैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारी हड्डियां होती है ना भाई, उनके अंदर पेन होता है। हड बोन्स में पेन, दर्द होता है भाई तुम्हारा। तो बात करता हूं किसकी कमी से होती है? ये होती है तुम्हारे कैडमियम की कमी से। किसकी कमी से? कैडमियम की कमी से। कौन सी डिजीज होती है? इटाई डिजीज होती है, जो कि एक प्रकार का क्रोनिक डिसऑर्डर है। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसके अंदर होता है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो हड्डियां होती हैं उनके अंदर बहुत भयंकर पेन होता है भाई। ठीक है, कैसा लगा सवाल? अच्छा था। अगर चलो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। हाँ तो अगला सवाल कहता है कि रिकेट्स, हर बार बताया कि रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। और ये बोल रहा है कि कौन से पार्ट, यानी कि बॉडी का कौन सा अंग होगा जो अफेक्टेड होगा? किसमें? रिकेट्स में। वो होगा तुम्हारे बोन्स। हड्डियां अफेक्ट होंगी भाई। कौन सी होंगी? हड्डियां अफेक्ट। ठीक है भाई, रिकेट्स के अंदर क्या होंगी अफेक्ट? हड्डियां होंगी। ठीक है भाई, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट गैस एंड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि एयर पोल्यूटेंट गैस तो है, लेकिन वो प्रोड्यूस होता है किससे? फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो उत्पन्न होती है वो गैस कौन सी है, जो कि किस में काम आती है? एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूटेंट के रूप में काम आएगी। ठीक है भाई, अगर मैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स लूं, जैसे कि जो कार्बन और कार्बन से रिलेटेड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस तुम्हारी कोज करवाएगी तुम्हारा क्या? ये एयर पोल्यूशन कोज करवाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, किसकी बात करूं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, तो ये सारी की सारी जो गैसेज होती हैं वो एयर पोल्यूशन करवाती हैं। तो यहां ऑप्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हाइड्रोजन से होगा? नहीं, नाइट्रोजन से नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होगा भाई, ऑक्सीजन से नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये बर्निंग फॉसिल से प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात ये कहता है कि एक प्रकार का एयर पोल्यूटेंट गैस होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन डी।
कैसा लगा सवाल फिर? अच्छा था खैर सवाल। और फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। और अपने अगले सवाल हैं 11वां सवाल, बायोलॉजी का 11वां सवाल, और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यानी कि इनमें से कौन सा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीजें, मतलब इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है, यानी उसमें है, बताओ देखा। तो इसका आंसर है भाई साहब तुम्हारा नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? नंदा देवी नेशनल पार्क। अब मैं तुमसे बात कहूं कि जो तुम्हारा नंदा देवी नेशनल पार्क है वो है कहां पे भाई? एक एडिशनल डिटेल है, बस याद रखना इतना कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो तुम्हारा है उत्तराखंड में भाई। और उत्तराखंड में भी कहां? उत्तराखंड के हिमालयन रीजन्स में। ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे एक चीज और बताऊं और एक एडिशनल डिटेल दूं तुम्हें, तो ये चीज याद रखना कि जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क है वो तुम्हारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड हुआ भाई? ये हुआ था तुम्हारे 1988 में, शायद जहां तक मैं कंफर्म हूं वहां तक ये है। बाकी कंफर्म कर लेना, इस चीज को याद कर लेना, एक बार देख लेना। लगभग 1988 के अंदर तुम्हारा जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क था वो ऐड किया गया था और इंक्लूड किया गया था तुम्हारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। अगर मैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और देता हूं तुम्हें, तो क्या मैं तुमसे पूछूं एक चीज? चलो फिर बताओ कि जो तुम्हारा जो ताजमहल है क्या वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है? आता है तो यस करना, नहीं आता है तो नो करना, और आता है तो मुझे बताना कि उसे कब ऐड किया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है भाई, चलो फिर बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर। अगला सवाल कहता है कि येलो वेन मोजैक किस फसल की गंभीर बीमारी है भाई साहब? क्या है? गंभीर बीमारी है भाई। अब बात करते हैं येलो वेन मोजैक वायरस की। मैं खुद बोल रहा हूं कि कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज। सबसे पहली चीज तो ये कैसी है भाई? वायरल डिजीज है। और होती किस में है? ये होती है तुम्हारी भिंडी में। किस में होती है? भिंडी में। अब मैं तुमसे पूछूं कि भिंडी का इनमें से कौन सा नाम बोटेनिकल नाम है भाई? जल्दी बताओ, देखा बता दो, देखा आज देखा जो भी भाई जल्दी बताएगा ना उसको मेरी तरफ से एक छोटी सी चॉकलेट। देख बड़ी वाली नहीं दूंगा, खैर मुझे ही कोई दे दे, नहीं देता खैर कोई। तो मैं बताता हूं कि येलो वेन मोजैक वायरस होती है, वायरल डिजीज होती है, ये होती है तुम्हारी भिंडी में। और भिंडी का जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है तुम्हारा ओकरा। भाई खुद ऑप्शन कह रहा है भिंडी की, खुद कह रहा है मैं हूं भाई आंसर, तो आंसर चला जाएगा बी। और अगर मैं पूछूं जो वायरल डिजीज होती है, यानी कि जो ओकरा नामक बीमारी के अंदर जो वेन मोजैक वायरस की जो डिजीज होती है वो कौन से वायरस होते हैं? नाम ही खुद कह रहा है, इसका नाम होता है भिंडी येलो वेन मोजैक वायरस, यानी कि BYVMV। ये जो वायरस होगा इसकी वजह से किसके अंदर जो बीमारी होगी? भिंडी में बीमारी होगी। और कौन सी बीमारी होगी? येलो वेन मोजैक वायरस। ठीक है भाई, आ गया स्वाद, बढ़े फिर आगे। चलो तो फिर बढ़ते हैं। यार तुम कह दो मुझे आगे बढ़ने के लिए और मैं ना बढ़ूं, ऐसा हो सकता है क्या? अगला सवाल कहता है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है भाई। मजा है ना हिंदी सुन के? चलो तो अब अंग्रेजी सुनो। अंग्रेजी कहती है कि द फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से किस चीज के रिलेटेड बैरियर का काम करती है? कौन? जो तुम्हारी फैट प्रेजेंट होती है किसके नीचे? स्किन के नीचे। सबसे पहले मैं बात करूं जो तुम्हारी फैट होती है स्किन के नीचे वो कौन से टिश्यू की बनी होती है भाई साहब? वो होती है तुम्हारे एडिपोज टिश्यू की। किसकी काम करती है भाई? एडिपोज टिश्यू की। अब बात करता हूं इसका काम क्या होता है, यानी कि जो फैट प्रेजेंट होती है तुम्हारी किसके पास, यानी कि जो तुम्हारी फैट प्रेजेंट होती है तुम्हारे बॉडी सरफेसेस के नीचे, उसका काम होता है यानी कि जो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है भाई साहब, यानी कि तुम्हारे हीट को लॉस होने से बताती है और तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे जो मेंटेन तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। तो आंसर देखो लगाओ फिर। ये कहता है कि द लॉस ऑफ बॉडी हीट, यहां यही तो आंसर है कि किसके बैरियर के काम करती है भाई, यानी कि बॉडी हीट को लॉस करने से रोकती है। ठीक है भाई। और क्या काम करवाती है? अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, यानी कि मेंटेन रखती है, स्टेबल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है भाई, आ गया मजा। ये याद रखना भाई कौन से टिश्यू से बनी होती है जो फैट, वो बनती है तुम्हारे एडिपोज टिश्यू से। हाँ भाई देखा, लगाओ आज आंसर, खुद ही लगा दोगे, मुझे लगाने की जरूरत है क्या? सही सी बताना, कितनी बार पूछ चुका हूं मैं तुमसे ये सवाल, हैं? अरे इतनी बार पूछ चुका हूं सवाल, मतलब ये सवाल तो घूम फिर के आएगा तुम्हारे पास।
और जो हमारे सब एडिटर साहब हैं ये सवाल जानबूझ के डालते हैं, कहते ये तो मैं पूछूंगा। कर कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, अब तक का सबसे कठोर सब्सटेंस जो कि हम जानते हैं वो कौन सा भाई, बता दो। देखा, बता दिए, अरे मुझे पता, सबने बता दिया, हीरा है भाई साहब। कौन सा है? अब मैं वही, फिर हर बार का यही सवाल है मेरा भी। अब एडिटर साहब तो पूछ ही लेते हैं तुम्हारे पास कौन सा है, हम भी पूछ लें फिर कि जो इनके अंदर जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई साहब, बता दो। देखा, आज सारे भाई जितने भी ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोगों को इसका आंसर पता है, सारे के सारे कमेंट करेंगे। और जितने लोगों ने कमेंट किया ना, मैं मान लूंगा भाई साहब तुम दिल से पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन बता देना किसकी, कार्बन की, ठीक है, किसकी, डायमंड की, और क्या है वो, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले बायोलॉजी के 15वें सवाल की ओर और आखिरी सवाल की ओर। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है भाई साहब, बता दो। नहीं बता पाओगे, चलो मैं बता देता हूं। इनके अंदर से भाई साहब तो तुम्हारा लाइकेन है, यानी कि लाइकेन्स होते हैं गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जो बताता है, यानी कि जैसे कि ये किस किस के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव और तुम्हारी SO2 नामक जो गैस होगी, और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे नाइट्रोजन के लिए, तो उसके लिए सेंसिटिव होती है, यानी कि जहां जहां ये एरियाज होंगे वहां पर ये नहीं होगेगा भाई, और अगर जहां नहीं है वहां पर इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है भाई, जो लाइकेंस होते हैं आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये तुम्हारी SO2 गैस के लिए और नाइट्रोजन के लिए सेंसिटिव होते हैं भाई। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये याद रखना है दोनों क्वेश्चन भाई। ठीक है, कैसा लगा फिर सवाल, अच्छा था अगर बायोलॉजी का ये सवाल और बड़ा ही शांत। अगर मैं तुमसे एक चीज, एक यहां पर एक क्वेश्चन और करता हूं भाई, लाइकेंस होते हैं भाई साहब, ये लाइकेन बिलोंग किससे करते हैं, यानी कि कौन से प्लांट किंगडम के अंदर, कौन सी, समझ रहे हो ना तुम, कौन सी क्लास के अंदर ये बिलोंग करते हैं लाइकेंस। यानी कि मैं कहूं तुमसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, कौन सा होता है भाई, देखा बता दोगे कमेंट करके, तो बता ही देना, फिर मैं बाद में ही डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अभी बता दूंगा तो फिर तुम बोलोगे अरे सारी चीजें तो तुम बता देते हो, हमें तो लिखने का मौका ही नहीं देते, तो तुम लिखो पहले आज। बड़े फिर केमिस्ट्री के सवालों की ओर। ओ हो, ये बोल रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, यानी कि परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाते हैं। सबसे पहली चीज तो इसके बारे में जान लो तुम कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते कौन है, ये देते हैं तुम्हारे डी ब्लॉक्स। कौन देते हैं भाई साहब, तुम्हारे डी ब्लॉक वाले। कौन देते हैं, डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते कैसे, तुम्हें पता होगा कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन 1 भी होती है, 2 भी होती है, किसी की 3 भी होती है, 5, 6, 7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 7 होगी। यानी कि जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते क्या है, ये देखो भाई, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, तुम्हारे संक्रमण तत्वों में, हिंदी बड़ी अच्छी इनकी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है तुम्हारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल वैलेंसी, तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा बी। हाँ तो भाई अगला सवाल, और अगला सवाल कहता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कि ये सवाल कहता है इसके बारे में, तो मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में तो सारी डिटेल्स तो मैं तुम्हें यहीं दे दूंगा। चलो फिर ले ही लेते हैं सारी डिटेल। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते किससे हैं, सबसे पहली चीज तो ये बताओ भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स है भाई, 2 एटम्स के बीच इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर से हो रही है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर से होगी, और इन दोनों की इक्वल शेयरिंग की वजह से बनता है एक कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, यानी कि दो एटम्स होंगे, उन दोनों एटम्स के बीच में जो कंबाइनिंग होगी उनके बीच में क्या होगा भाई साहब, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगली बात आती है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द लो बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी सही बात है भाई साहब, इनकी एमपी और बीपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं भाई, तुम्हारे दोनों के दोनों कम होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो सारे के सारे ऑप्शन सही है और आंसर चला जाएगा तुम्हारा डी। क्या चला जाएगा भाई साहब, तुम्हारा डी नामक दिल्ली। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा भाई साहब तुम्हारा अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कितने होते हैं भाई साहब, देखा बताओ। जिस भाई को इनकी वैलेंसी पता होगी
जिनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे वो तो बता देगा भाई। और नॉन मेटल्स होते कहाँ हैं ये पता करो पहले तो भाई। नॉन मेटल्स तुम्हारे पाए जाएंगे कहाँ, अगर तुम्हें पता लग गया कहाँ तो आंसर कर दोगे वहां। ठीक है भाई। ये तुम्हारे जो नॉन मेटल्स होते हैं भाई साहब ये तुम्हारे होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। कहां से होंगे भाई तुम्हारे पी ब्लॉक, यानी कि मैं स्टार्ट करूं अगर तुम्हारे कार्बन से लेके लगभग तुम्हारी नोबल गैसेस तक। ठीक है भाई। तो इनकी वैलेंसी तुम्हें पता होगा भाई। इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट सेल के अंदर लास्ट ऑर्बिट के अंदर वो लगभग कहां से होते हैं भाई साहब 4 से लेके 8 तक। कहां से होते हैं 4 से 8 तक। तो ऑप्शन देखो और आंसर टिकाओ। तो ये कह रहा है कि नॉन मेटल्स यूजुअली हैव इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4 5 6 7 8, यानी कि 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किन के अंदर, उनकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर। और किन के अंदर, नॉन मेटल्स में। हाँ तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है भाई साहब। अगला सवाल है अपने पास और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट होता क्या है, वो होगा तुम्हारा NaCl। अभी इसके जो कॉमन सोर्स होता है वो कौन सा होता है भाई, देखा बताओ जल्दी से आंसर बता दो। देखो तुम्हारा बॉक्साइट होता है तुम्हारे एल्यूमिनियम से रिलेटेड। किससे होता है, तुम्हारे एल्यूमिनियम से रिलेटेड। हैलाइट यही होता है सेंधा नमक। क्या होता है तुम्हारा, सेंधा नमक। काला नमक नीचे बोलते ना अपन नहीं गिरते छाछ वगैरह में भाई, सेंधा नमक गिरते पियो मस्त मजे आएंगे, मस्त लगती है। चलो बात करते हैं भली हैलाइट की, होता है तुम्हारा सेंधा नमक और इसको अपन फिर पे बोलते हैं NaCl। और अगर इसकी बात करूं तो मैं इसको बोलते हैं तुम्हारा रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब, तुम्हारा रॉक साल्ट। जो क्या होता है एक सोर्स होता है किसका, कॉमन साल्ट का। ठीक है भाई, आंसर टिकाओ आगे बढ़ो। अगर मैं तुमसे पूछूं ये कैल्काइट क्या होता है भाई, किससे रिलेटेड होता है, देखा बता दोगे। कैल्काइट होता है तुम्हारे एक किसका सोर्स होता है भाई, तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है भाई, तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर किसी भी भाई को पायराइट का पता है ना तो जल्दी से बता दो मुझे पायराइट का। पहले तो आंसर देखो फिर बताता पूछता हूं तुमसे मैं। इसका कोई बता दो, देखा मुझे जो भी भाई इसका बताएगा फिर वही बात, सबको चॉकलेट दूंगा। आज चॉकलेट बांटने आया हूं मैं। चलो कोई ना, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है। देखा बताओ, देखा आंसर वही है भाई। सब सारे के सारे ऑप्शंस देखो और लगाने की कोशिश करो। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें कि जो एलॉयज होते हैं ना अपने, आंसर ही बता रहा हूं खैर मैं, कि जो भी एलॉयज होते हैं अपने यानी कि मिश्र धातु, यानी कि ये जो 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट से मिलके जो एक कंपाउंड और एलॉय बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर वगैरह पे क्या करे भाई साहब, तुम्हारा एक स्टेबल करे, स्टे करे, यानी कि ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है भाई। तो कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं होता इनमें से हाई टेम्परेचर पे, वो होगा तुम्हारा एलॉय। ठीक है। अब अगला सवाल कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन दैट ऑफ एयर। यानी कि CO2 का जो डिफ्यूजन है वो कम है, बल्कि किससे, O2 से। क्यों है भाई? सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें कहूं कि जो CO2 होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है भाई। किससे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन के। यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। कितना होता है ऑक्सीजन का, देखा बता दो भाई। ठीक है भाई। अगर बात करता हूं मैं तुम्हारे CO2 का, जो CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से इसका जो डिफ्यूजन होगा वो कैसा होता है भाई साहब, तुम्हारा डिफ्यूजन होता है कम। तो लेस डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये हैवियर होता है यानी कि भारी होता है। अभी किसने बताया था भाई साहब तुम्हारे, देखा जल्दी से बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें। और ये तुम्हें बताया गया था तुम्हारे ग्राम डिफ्यूजन साहब ने। तो ग्राम डिफ्यूजन मतलब ग्राम्स लॉ ने, और उनका कहना था कि जितना उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा ना भाई उतना ही उनका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। और जो डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तुम्हारे मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर के। तो अभी लिखता हूं मैं, कर देखो एक मिनट। हाँ तो जो तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो डिफ्यूजन होता है वो कम होता है। किससे रिलेटेड? ऑक्सीजन से रिलेटेड। और क्यों होता है भाई? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना भाई वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, और उसी की वजह से उसकी जो डिफ्यूजन रेट होती है वो कैसी होती है, कम होती है भाई। अच्छा लगा सवाल। खैर बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। और अगला सवाल अपना कहता है कि इनमें से कौन सा, वैसे ही हाँ तो खैर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है डेनियल सेल का।
सबसे चीज पहली तो मुझे ये बताओ कि डेनियल सेल किस सेल का प्रकार है भाई, यानी कि किस प्रकार की सेल है। जो तुम्हारी डेनियल सेल होती है ना, वो होती है भाई तुम्हारी गैल्वेनिक सेल। कैसी होती है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है भाई। तो इसका ईएम फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा होता है? इनमें से कौन सा? क्या 1.5 वोल्ट है, क्या 1.46 वोल्ट है, क्या 2.2 वोल्ट है, या फिर 1.10 वोल्ट है? तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो तुम्हारा होगा 1.1 वोल्ट। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम्हारी जो डेनियल सेल होती है इसका एनोड किसका बना होता है भाई, ये बता दो मुझे तो। और अगर मैं दूसरी चीज तुमसे पूछूं जो कैथोड होगा तुम्हारा वो किसका बना होता है भाई? एनोड और कैथोड दोनों की बातें करते हैं खैर अपन। तो जो तुम्हारा एनोड होगा वो बना होता है तुम्हारा जिंक का। किसका बना होता है? तुम्हारा जिंक का। और किस सॉल्यूशन में जुड़ा होता है भाई? वो तुम्हारा होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। किस में? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। एनोड की बातें तो यहां खत्म हो जाती हैं, लेकिन अब बात शुरू होती है तुम्हारे कैथोड की। और कैथोड होता है डेनियल सेल के अंदर किसका बना होता है? कॉपर का भाई। किसका बना होता है? कॉपर का। और ये किसके सॉल्यूशन में डूबा हुआ होता है? वो होता है तुम्हारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। किस में होता है भाई? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो एक सवाल के अंदर इतनी सारी चीजों का पता होना चाहिए कि डेनियल सेल किस सेल का प्रकार है। वो होगा तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का। और अगर मैं बात करूं तुम्हारे एनोड की, वो होंगे तुम्हारे जिंक में, और कैथोड होंगे तुम्हारे कॉपर के भाई। ठीक है। और इसका ईएम फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होगा तुम्हारा 1.1 वोल्ट। बढ़े फिर आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन ए फ्री स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट मतलब स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं और क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। किसके अंदर? ना तो पानी में घुलते हैं, ना ऑक्सीजन में घुलते हैं, ना किसी चीज और में घुलते हैं, यानी कि इनकी रिएक्शन ही नहीं होती। क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और क्या बोलूं दूसरी चीज कि लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्शन नहीं होती। किन से नहीं होती? पानी से नहीं होती और ऑक्सीजन से नहीं होती। तो इनमें से कौन सा होता है? वो होंगे तुम्हारे जैसे कि गोल्ड होगा तुम्हारा, प्लेटिनम होगा तुम्हारा, सिल्वर होगा। और कभी कभी मैं बात करूं तुम्हारे कॉपर की, तो कॉपर भी कभी कभी वर्क करता है किसकी तरह? फ्री स्टेट की तरह भाई। तो इसमें ऑप्शन देखो प्लेटिनम, और आंसर टिका दो डी। कैसा लगा सवाल? फिर आया मजा सवाल देख के? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कहता है कि द मेन रीजन ऑफ रेंसिडिटी इन फूड आइटम्स, जैसे कि मतलब कुछ फैटी एसिड मतलब फैट वाले जो फूड्स होते हैं या फिर ऑयली फूड्स होते हैं, उनके अंदर रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है भाई साहब? रेंसिडिटी का मतलब होता है उनके अंदर बदबू आ जाना, या फिर उनके ऑर्डर के अंदर, उनकी स्मेल के अंदर, या फिर उनके कलर के अंदर, या फिर उनके टेस्ट के अंदर, उनकी जो पहले जो टेस्ट था उसमें और अब बाद में फर्क आ जाना। अगर मैं कहूं उसकी पहले की स्मेल में और बाद की स्मेल में क्या हो जाना? फर्क आ जाना। वो होता है तुम्हारा रेंसिडिटी। और किसकी वजह से होता है? ये होता है उस खाने में ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से भाई? ऑक्सीडेशन की वजह से। अच्छा लगा सवाल? आज के सवाल सारे के सारे अच्छे हैं, सारे सवाल करना। चलो नाम लेते ही मैंने गुड़ गोबर कर दिया घर। इतनी देर से सवाल चल रहे थे सारे के सारे ऑन टॉप। अब बात आ जाता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं? बताओ देखा आज इतना इजी से सवाल है। अगर ग्लूकोज के अंदर तुम्हारे कार्बन होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अब मैं पूछूं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो C6H12O6 पढ़ा था कहीं। तो यही होता है कार्बन का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने कार्बन होते हैं? 6। अभी तो कार्बन ही पूछ लिया। अगर तुमसे पूछता कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होते तो तुम क्या बताते भाई? 12 या फिर 14? अरे 12। और अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन कितने होते हैं, वो तुम्हारे होंगे 6। तो किस प्रकार की शुगर है भाई तुम्हारी? ये हेक्सोज शुगर है भाई। कैसी है? हेक्सोज शुगर, जिसके अंदर क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं भाई। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। और अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा जो परिवर्तन है वो व्युत्क्रमी नहीं है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि जैसे चला उसको वापस नहीं बन सकते भाई। ठीक है। क्या पानी को उबालने के बाद वो स्टीम बन जाता है? बन जाता है भाई। अब उस उबलते हुए पानी के ऊपर अपन एक कुछ सपोर्ट रख दें तो क्या वो स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाती है? हो जाती है, मतलब रिवर्सिबल चेंज है। हाँ तो भाई ये तो सही है। ये बोल रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आयरन, अपन लोहा पिघलाते हैं भाई, लोहा पिघल के नीचे गिर जाता है लेकिन बनता तो खैर लोहा ही है, ये भी सही है भाई। बर्निंग ऑफ कैरोसिन, अब कैरोसिन को जला दिया भाई, जलाने के बाद तुम वापस कैरोसिन बना सकते हो? कोई हो सकता है भाई सब तूफानी आदमी?
आज से पहले तो हुआ नहीं कोई तूफानी आदमी की जो तेल बना रहा है और तेल को चला दिया, गाड़ी भी चला दी, तेल उड़ा भी दिया, अब बोल रहा है कि अब तेल वापस बनाऊंगा। बनता है? नहीं बनता भाई साहब। तो तुम्हारा यही एक चेंज होगा जो तुम्हारा रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है भाई। अगला सवाल कहता है कि अगर द वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन इज इतना, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का वेट 16 ग्राम होता है, तो ये पूछ रहा है कि मोलिकुलर वेट किसका होगा? ओजोन का, यानी कि ओजोन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा O3। तो अगर 1 मोल का 16 ग्राम है तो ओजोन के 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स का कितना होगा भाई? 48 ग्राम। कितना होगा? 48 ग्राम। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। और अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं भाई? क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक होते क्या हैं? सबसे पहली चीज तो यही है, एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करें और कैसा बिहेवियर भी शो करें? तुम्हारा बेसिक बिहेवियर भी शो करें। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से एलिमेंट्स के होते हैं? तो याद रखना, इनके मैं नाम लिख रहा हूं। जनाबे आड़ी सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको याद रखना। इनके जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होते हैं तुम्हारे? कैसे होंगे भाई तुम्हारे? एम्फोटेरिक होंगे। क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्यूमिनियम। क्या इनमें से एल्यूमिनियम है कहीं? है भाई साहब। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होंगे, वो कैसे होंगे तुम्हारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। कैसे होंगे भाई तुम्हारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। कैसा लगा सवाल फिर? अच्छा था खैर। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द हैवी हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा हैवी हाइड्रोजन है भाई? क्या है भाई? तुम्हारा हैवी हाइड्रोजन है। अब हैवी हाइड्रोजन बोलते किसे भाई? वो बोलते हैं तुम्हारे ड्यूटेरियम को, जो कि एक आइसोटोप होता है किसका? हाइड्रोजन का। और ये कैसा आइसोटोप होता है भाई साहब? तुम्हारा मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है। मोस्ट स्टेबल आइसोटोप क्यों है भाई साहब? अगर इनमें बात करूं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है भाई। क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर मैं इस ड्यूटेरियम के सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल होता है कैसा? डी से रिलेट कर देता हूं। ड्यूटेरियम है तो क्या? डी। और ये लो भाई कितना? प्रोटॉन कितना? एक। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन कितने भाई? एक। कितने? न्यूट्रॉन एक। ठीक है भाई, पता लगा सारी चीजें। प्रोटियम इसका पहला वाला होता है, ट्रिटियम इसका तीसरा वाला आइसोटोप होता है, और हाइड्रोजन तो खैर खुद ही है। और हैवी हाइड्रोजन किसे बोलेंगे अपन? ड्यूटेरियम को बोलेंगे भाई। ठीक है भाई। 15वां और आखिरी सवाल केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का देखो बहुत ही शानदार सवाल है खैर, ये बहुत ही शानदार सवाल। मैं इसको शानदार सवाल की कैटेगरी में ही डालूंगा भाई। देखो यानी कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स तुम्हें पता होने चाहिए। अभी पूछ रहा है कि इनमें से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर अप अंटिल द अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर देम एग्जॉस्टेड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड। यानी कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ये जो चीजें बता रहा है वो है? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर तीन मतलब एक है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो एक एक भरेंगे और फिर जाके पेयरिंग होती है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी तब तक तुम किसी कोई भी जो ऑर्बिटल हो खाली हो। यानी कि पेयरिंग पहले एक एक भरो फिर पेयरिंग करो। तो कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है भाई? बताओ देगा। ये होता है तुम्हारा हुंड्स का रूल। क्या होता है? हुंड्स का रूल। तो पाउली ने क्या बताया था? पाउली ने कहा था कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, उनके जो क्वांटम नंबर सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते। दूसरी बात तुम्हारे आउपाउ ने कही थी कि जो तुम्हारे जो ऑर्बिटल की फिलिंग होती है वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से? इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। ठीक है भाई। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी याद होना चाहिए, NH/2π वाला। ठीक है भाई। हो गए 15 सवाल। किसके हो गए 15 सवाल? ये तो हमारे केमिस्ट्री के 15 सवाल हो गए भाई। अब बढ़ते हैं 15 सवाल। बच्चों 5 सवाल किसके? फिजिक्स के। जल्दी जल्दी से टकाटक फ्री करते हैं इनको। ये बोलता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे दुनिया को पता भाई, हर किसी को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है भाई। टाइम वेस्ट क्यों खपरना पड़ा? इजी सवाल डाल दिया कर, कोई बात नहीं, फोर्स होता है। आंसर ए। हाँ तो भाई अगला सवाल। और अगला सवाल कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड। यानी कि एक वेलोसिटी है वो कितनी कर दी गई? आधी कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। अब ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कैसी कर दी गई, आधी कर दी गई, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1/4, यानी कि कैसी हो जाएगी भाई, 1/4 टाइम्स। लो भाई क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। देख लिया सवाल, आसान था खैर सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि मोस्टली जो हैं सारे के सारे पुअर कंडक्टर ही हैं, लेकिन ऐसे तो आयरन खैर पुअर कंडक्टर नहीं है, लेकिन इनमें से कौन सा इनके कंपैरेटिव जो है वो कैसा है, पुअर कंडक्टर है। अब बात करता हूं मैं तुम्हारे पीबी और एचजी की, तो मैं कहूं तुम्हारा जो पीबी होता है ना वो पुअरेस्ट फॉर्म, मतलब कि पुअरेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का, किसका, पुअरेस्ट। तो इसके आगे वाला होगा उससे तो कम ही होगा ना खैर ये, चलो भाई यही टिका देते हैं, टिक गया आंसर। किससे कम होता है, मगर इसकी रिलेटेड और बात करूं तो ये जो लेड होता है वो तुम्हारे बिस्मिथ वगैरह और मर्क्यूरी से थोड़ा सा कम, यानी कि कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक्स टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट। वो तो सभी को पता है कि भाई 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, कितनी होती है, 36। अब ये बोल रहा है कि एक रोटेशन करने के अंदर कितना टाइम लगता है भाई, कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है भाई। कितने लगते हैं, 24 घंटे। और ये बोल रहा है कि एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, तो रोटेशन होता है 24 घंटे में, रिवॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा 365 दिन में होता है वो। खैर शायद रोटेशन पूछ रहा है क्या, रोटेशन ही पूछ रहा होगा खैर। अच्छा 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 अच्छा, एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्यूशन कितना करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो करता है तुम्हारा लगभग 23 घंटे कुछ 56 मिनट के आसपास करता है। तो इसको एवरेज लेके टिका देते हैं कितना, 24 किलोमीटर, 24 घंटे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24 घंटे। ठीक है भाई, बढ़े फिर अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल तुम्हारा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड्स, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, बताओ। देखा वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, लाइक अपन बात करें डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई, ये होता है। अभी पूछ रहा है कि ये v इंटू टी क्या होगा, तो ये होता है तुम्हारा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी से रिलेटेड क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड से रिलेटेड होगा तुम्हारा डिस्टेंस। तो अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा भाई तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि मैं कहूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होगा भाई, वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी। क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी। तो ठीक है भाई, हो गए 5 के सवाल। आज के सवाल अपने पूरे होते हैं 15 केमिस्ट्री के, 15 केमिस्ट्री के, 15 बायो के, और फिर होते हैं तुम्हारे किसके भाई, फिजिक्स के। तो आज के लिए इतना ही, अपने सवालों की संख्या यहीं खत्म होती है। क्या होती है भाई, खत्म होती है। 15 सवाल थे, कैसे लगे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। देखो सारे के सारे सवाल अच्छे थे, कुछ किए हुए सवाल थे, कुछ नहीं किए हुए सवाल थे, सवालों की संख्या अच्छी थी भाई। वही 35 सवाल होंगे और वही 35 सवाल तुम्हारे नर्सिंग के पेपर में आएंगे। तो जितने भी तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, सारे लगे रहो, मेहनत खींच दो, मॉडल सेट्स करते रहो, जितने क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं सारे के सारे मॉडल सेट्स लगाते रहो। और फिर तुम्हारे जो सेल बायो का चैप्टर है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब होगा तुम्हारा सेल डिवीजन का, जिसकी क्लासेस तुम्हारे पास कल से रेगुलर हो जाएंगी। फिर करेंगे अपन कुछ और, जैसे ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। कर जो भी भाई ह्यूमन फिजियो चाहता है मेरे से कमेंट करके बताना कि भाई सारी ह्यूमन फिजियो पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी। मैं वो टॉपिक्स ही लेके आऊंगा जितनी डिटेल्स तुम्हें जरूरत होगी। हिंदी भी लेके आऊंगा और अंग्रेजी भी लेके आऊंगा भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अपने नए टीचर के साथ। तुम्हारे मैथ वाले टीचर आएंगे अब शायद तुम्हें मैथ के क्वेश्चंस करवाने। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले मॉडल सेट में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे YouTube चैनल फौजी लाइफ स्टाइल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम आज के चौथे मॉडल सेट का आज चलेगा 4th वाला मॉडल टेस्ट पेपर। तो पिछले टेस्ट पेपरों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और अब इसमें कितने नंबर आते हैं ये चेक करते रहना। अगर आपके 84 से ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे, कुछ बच्चों के 84 से भी अबव नंबर आ रहे हैं,
तो इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। जो 80 और 84 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी है। आपका सिलेक्शन पक्का है, आप हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार से। तो चलो ज़्यादा देर बात ना करते हुए हमारे मॉडल पेपर पर चलते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाई ऐड करना, यानी इस संख्या को क्या है मान निकालना है। भाई ये आता तो सभी को है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी को आता नहीं है, आता तो ये सभी को है, लेकिन जल्दी कैसे करना है। जल्दी करने के लिए हमें सीधा इसको जोड़ना नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ या तो यूनिट मेथड लग रहा होगा। तो यूनिट मेथड तो मुझे सब में सेम दिखाई दे रहा है 9999, तो यूनिट मेथड से तो नहीं होगा ये, तो फिर किससे होगा, डिजिटल सम से हो रहा होगा। डिजिटल सम निकाल लो, जहाँ भी 9 बनता है उसको काट दो। 9 6 और 3 9 कितने बचे, 5 बच गए। 6 और 3 9, 8 और 1 9 कितने बच गए, 7 बच गए। 5 और 1 6 बच गए। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। 7 और 5 12 और 6 कितने, 18। 8 1 9 होते हैं। इसी प्रकार से इसमें चेक करो, 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, तो 3 4 3 7, 7 और 8 15 और 3 18 मेरे ऑप्शन ए में मिल जाता है, यानी 18 बराबर 18। तो ऑप्शन मेरा ए उत्तर हो जाएगा। चलो सेकंड ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। 3 3 3 9 कट गए, 9 से 9 कट गए, 8 आ रहे हैं। 9 कट गए आपके, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितने होते हैं, 18 और 8 होते हैं आपके 26। 6 और 2 8, तो इसमें भी 8 बन रहा है, इसमें भी 8 बन रहा है, इसमें भी निकालो रे, 9 आ गया, 9 आ गया। 4 3 7 2 9, इसमें भी 8 बन रहे हैं। तो 9 किसी में भी नहीं बन रहे हैं, तो 9 किसी में भी नहीं बन रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 टेलीविजन इतने रुपए प्रत्येक की दर से बेचे। एक टेलीविजन पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। व्यापारी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों में हमें ना तो क्रय मूल्य देखना होता है, ना ही विक्रय मूल्य देखना होता है, सिर्फ लाभ और हानि वाला देखना होता है। 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, अरे 10 को 10 का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। हमेशा हानि होती है, तो कितने की हानि हो जाएगी, 1% के ऐसे प्रश्नों में हानि हो जाएगी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, x प्लस माइनस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100, इससे निकाल सकते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सवाल जब भी प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। अपना थर्ड क्वेश्चन, एक विक्रेता के पास 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है। एक विक्रेता है जो 225 रुपए की क्या खरीदता है, कलाई घड़ी खरीदता है, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि 225 रुपए में खरीदी है तो क्रय मूल्य आपका 225 रुपए हो जाएगा, और 225 मान के हल कर देते हैं, और क्या हो जाती है, आपकी गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि बेचने से पहले जितना भी हमें खर्चा आता है, चाहे वो भाड़े का खर्चा हो, मरम्मत का खर्चा हो, वो सभी किस में काउंट होता है, क्रय मूल्य में काउंट होता है। तो 225 रुपए में तो वो खरीदता है, 15 रुपए उसको मरम्मत करने में लग गए, तो उसके तो भाई 240 रुपए में पड़ गई ना वो घड़ी। कितने में हो गई, 240 रुपए में हो गई। तो एक्चुअल क्रय मूल्य तो उसका 240 रुपए हो गए एक तरह से, और 300 रुपए में बेचता है, 300 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 60 रुपए, यानी उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 60 रुपए का। लेकिन लाभ नहीं बताना, लाभ प्रतिशत बताना है, तो 60 बटा क्रय मूल्य 240 इंटू में प्रतिशत के लिए 100 कर दो। 0 से 0, 6 से काटा 4 और 4 से काटा 25, तो 25% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 182 को 3 5 4 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग कौन सा होगा। न्यूनतम भाग तो सबसे छोटा तो एक ही है आपका। इस सबको ऐड कर दो, 5 और 3 8, 8 4 12 और 1 13, 13 यूनिट का मान कितना है, 182 है।
इसमें भाग दे दो, 13 का आ जाएगा 13, 5 4 14, कितना आ गया रे? 14 आ गया। 13 चौक 52, तो एक यूनिट का मान तो 14 आ गया और एक का हमें बताना है न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 से 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष काम को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? सबसे पहले कुल काम के लिए इनका क्या निकालना होता है? ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी इसी काम को कितने दिन में करेगा? 15। इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60। और इससे क्या निकाल दो? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लो इस चीज से। तो कार्य क्षमता आ गई 6 5 4, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करेगा रे? 4 काम करेगा। वो करेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। तो एक दिन में कितना करेंगे? 11। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 44 काम करेंगे। अरे एक बात बताओ, कुल काम मेरे पास 60 है, 44 काम ए और बी कर देते हैं तो काम कितना बचेगा? काम बचेगा आपका 60 में से 44 गए तो काम बच जाएगा 16। और इस काम को कौन पूरा कर रहा है? सी। और सी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 4 का भाग दे दो तो 4 दिन में कर देगा पूरा। उसको कितने दिन और लगेंगे? शेष काम को पूरा करने में 4 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार सभी जवानों का एक बार फिर से स्वागत फौजी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो मेरे प्यारे जवानों? उम्मीद है सभी जवान अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, कोर्स तो सबने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है कि रिवीजन की वो किस प्रकार करें। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल सेट, जो कंप्लीट मॉडल सेट होगा, सभी टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। मैं अनीता कुमारी आपको जीके के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो बच्चों, संघर्ष, जोश और जुनून के साथ क्लास में कंटिन्यू बने रहना। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? राकेश अग्रवाल को, संदीप प्रधान को, अमित अग्रवाल को, विश्वजीत सहाय को। बताइए किसे बनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है ये आपका। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो हाल ही में यह पुस्तक लॉन्च की गई है। ऑप्शन है राम बहादुर राय, अशोक सिंघल, सुरेंद्र कुमार पचौरी, आर के सिन्हा। क्या होगा राइट आंसर? बताइए बच्चों जल्दी से कमेंट में, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर होगा सी, सुरेंद्र कुमार पचौरी को इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS समुद्र प्रताप, जिसे जनवरी 2026 में किया गया है, किस प्रकार का पोत है? विमान वाहक पोत है, पनडुब्बी है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है या विध्वंसक पोत है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर होगा, यह भारत का पहला स्वदेशी है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये करंट का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है? यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो बच्चों देखिए, कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख पुरातात्विक केंद्र है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है ये? घग्गर नदी पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक केंद्र है, जिसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने 1901 में और 1951 और 52 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर इसके खोजकर्ता थे। बीके थापर इसके खोजकर्ता थे।
उत्खनन करता थे और खोज की थी अमलानंद घोष ने। इस खोज के दौरान यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा यह राजस्थान से, किस प्रदेश में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय अंतराल पूछा गया है कि कितने समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का। 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटे। क्या होगा बच्चों राइट आंसर? तो देखिए बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल होगा 4 मिनट। और 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय होगा? 60 मिनट का। 15 डिग्री देशांतरों में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री घूमेगी। राइट आंसर होगा ए, 4 मिनट।